ठीक है। तो कल हम लोगों ने बुक स्टार्ट की थी ना अपनी, कौन सी थी? सूक्ष्म जैविकी, है ना? और उसके अंदर हम क्या पढ़े थे? माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान और प्लांट पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान, इन सबका अध्ययन किया था। तो ये कल तो हमने ओवरव्यू लिया था एक ही पूरी बुक में हमें क्या-क्या कैसे-कैसे पढ़ना है। आज हम तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी मतलब तो अध्ययन होता है, और माइको शब्द का मतलब होता है कवक। कवक का अध्ययन करेंगे। अब कवक के अध्ययन की कहानी देखो, कवक बहुत पुरानी चीज है, क्योंकि आपको भी पता है जब पूरी तरीके से किसी भी तरीके की कोई टेक्नोलॉजी वगैरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी शराब वगैरह का उत्पादन होता था। तो जो मदिरा वगैरह का उत्पादन होता था वो किसकी सहायता से होता था? यीस्ट के द्वारा होता था। और यीस्ट को क्या किया जाता है? सड़ाया जाता था। और सड़ाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? किण्वन। लेकिन लोगों को तब काम सारे होते थे, लेकिन तब लोगों को पता नहीं होता था। जैसे दही जमाना बहुत पुरानी कला है, लेकिन दही जमता क्यों है? लैक्टोबैसिलस की वजह से, ये नहीं पता था। तो ये विज्ञान जैसे जैसे विकसित हुआ तब पता चला। ठीक, तो यीस्ट, किण्वन की सहायता से यीस्ट के द्वारा मदिरा वगैरह का उत्पादन होता है। ये पूरा कवक के बारे में ठीक से नहीं पता था। ये कब पता चला? जब एंटोन डी वेरी, यानी हालांकि साइंटिस्ट और भी आए, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान के जो आधुनिक पिता जो कहा जाता है, वो कहा जाता है एंटोन डी वेरी को कहा जाता है। उन्होंने सबसे ज्यादा लिखित और प्रमाणित रूप से कवकों के अध्ययन के बारे में बताया। वास्तव में कवक शब्द जो है वो कहाँ से आया? लैटिन लैंग्वेज से आया। अब लैटिन लैंग्वेज में है क्या? देखो, ग्रीक एक कंट्री है, देश है, जहाँ की भाषा लैटिन है। तो कई बार हम विज्ञान में क्या करते हैं, या तो लैटिन में कन्वर्ट करते हैं या फिर ग्रीक भाषा में भी। जैसे अगर कोई विदेश में पढ़े तो वो क्या कहेगा? भारतीय भाषा को हिंदी भाषा कहेगा, है ना? हिंदी भाषा है और भारतीय क्योंकि वो भारत में बोली जाती है। ऐसे ही ग्रीक भाषा, भाषा तो लैटिन है लेकिन ग्रीक देश में बोली जाती है। क्यों कन्वर्ट करना जरूरी है? साइंस में हर चीज को लैटिन में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग नहीं है, लोग तो हैं पर भाषा नहीं बोली जाती है। दूसरी चीज, नो एनोनिम्स, नो एंटोनिम्स, नो सिनोनिम्स, मतलब इस भाषा की डिक्शनरी इतनी छोटी है कि एक बात का एक ही मतलब निकलता है। इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक शब्द का एक ही अर्थ निकलेगा। जैसे किसी डॉक्टर के से आपके पास आप गए, आपके हड्डी वगैरह में कोई समस्या है, तो आप उससे बोन फ्रैक्चर कहोगे या हड्डी में रोग कहोगे, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आपने कहा ऑर्थोपोरोसिस, तो पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स आसानी से समझ जाएंगे। इसीलिए साइंस में हर चीज हम लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक शब्द का एक ही मतलब निकलता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कवक विज्ञान के अध्ययन के बारे में हमने माइकोलॉजी में क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले कवक शब्द का वास्तव में नॉर्मली मतलब जो लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? मशरूम। मशरूम वही मशरूम जो खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हर बार हर मशरूम या हर फफूंदी खाने के काम की नहीं होती है, कुछ खाने को खराब करने के काम की भी होती है। तो ये हो गया मशरूम। ठीक, छत्रक, मशरूम शब्द का वास्तविक मतलब होता है छत्रक, यानी कि पहली बार जब कवक देखे गए थे तो वो छतरी के जैसे दिखाई देते थे। जैसे इंडिया में भी कई बार बारिश के सीजन में गोबर वगैरह के ऊपर दिख जाते हैं ऐसी छतरियां, ऐसी अलग ही सफेद सफेद रंग की। या फिर क्या होता है, कई बार अचार के ऊपर, ब्रेड के ऊपर रुई जैसी संरचना दिखाई देती है। हालांकि आप अब हम देखें तो उसे क्या कहते हैं? राइजोपस होता है वो। और राइजोपस का ही दूसरा नाम, क्योंकि वो आल्पिन जैसा दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में देखें तो। यानी कि आपको कल भी बताया था, एक ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर आपने पानी छिड़क दिया, पानी छिड़कने के बाद आप उस ब्रेड को क्या करोगे? अंधेरे में रख दीजिए। तो 2-3 दिन बाद आपको उस ब्रेड या रोटी के टुकड़े पर ऐसे रुई जैसा दिखाई दे जाएगा। उस रुई जैसी परत को आप अगर सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगा करके देखोगे तो आपको ऐसे आल्पिन जैसा संरचना दिखाई देगी, खड़े हुए इस तरीके से। क्योंकि आल्पिन हेड जैसा है तो इसीलिए इसको पिन मोल्ड कह देते हैं। मोल्ड क्या चीज है? मोल्ड शब्द में आ जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत विरोधाभास है। यानी कि हम ये मानते हैं कि पहले प्रोकैरियोटिक जीव हुए, फिर यूकैरियोटिक जीव हुए, फिर आगे डेवलपमेंट होता चला गया। लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव तो जीवाणु उसका उदाहरण हो गया। जीवाणु, और फिर हम पढ़ रहे हैं कवक जो होते हैं यूकैरियोटिक जीव, यानी इनमें तो केंद्रक सुविकसित है और जीवाणु में विकसित नहीं है। तो जीवाणु और कवक के बीच की कड़ी, यानी ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनमें कुछ लक्षण जीवाणुओं के और कुछ कवकों के होते हैं, उन्हें बोल देते हैं मोल्ड। यानी कि मोल्ड बोले जाते हैं असत्य
कवक, यानी पूर्ण रूप से उन्हें कवक नहीं माना जाता है। ठीक, अब कवकों के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। पिन मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पिन जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, और कुछ उनकी जीवाणुओं के साथ समानता दिखाई देगी। ठीक, अब जीवाणु और कवक के बाद आगे पढ़ते हैं कि मिलेंगे कहाँ-कहाँ। कवक जो है, कवक का आवास क्या है? सबसे पहली बात तो कवक बोलते किसे, अगर हम विज्ञान की भाषा में गए तो पौधा इसलिए मान लेते हैं उन्हें क्योंकि उनके अंदर एक हर कोशिका के ऊपर कोशिका की भित्ति होती है। जहाँ कोशिका भित्ति है वहीं उसे पादप जगत के अंतर्गत रख दिया जाता है। जबकि वास्तव में पादप जगत में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। लेकिन कवकों में कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है? काइटिन एक ऐसी संरचना है जो रसायन से मिलकर बनी है और उस रसायन का नाम क्या होता है? बीटा, है ना, एन एसिटाइल बीटा ग्लाइकोसाइड। ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से मिलके बनी हुई। ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ जब भी कोई बॉन्डिंग करता है कोई भी अणु, तो उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा बांधा जाता है ना। तो एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोसामीन ये संरचना, ये बहुत सारा ये रसायन है जिसका बहुलक ही क्या बोला जाता है? काइटिन। अब बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब एक लक से बनी हुई संरचना बहुलक। बहु मतलब बहुत सारे। एक लक क्या होता है? यूनिट, इकाई। जैसे एक दीवार एक बहुलक है, किसका? उसकी एक लक इकाई क्या है? ईंट। बहुत सारी ईंटें मिलकर के एक दीवार बना रही है। ठीक वैसे ही एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोसामीन मिलकर के क्या बना रहे हैं? बहुत सारे मिलकर के एक संरचना बना रहे हैं, उसका नाम है काइटिन। ठीक, काइटिन। एक शब्द और आता है केराटिन। काइटिन और केराटिन में हमेशा अंतर समझना जरूरी होता है। केराटिन होता है एक ऐसी प्रोटीन जो हमारे बालों में पाई जाती है मनुष्य के, और जंतुओं के सींग जो होते हैं हॉर्न, उनके ऊपर पाई जाती है। तो केराटिन वो संरचना है, लेकिन काइटिन केवल और केवल कवकों में पाई जाने वाली होती है और ये उसकी कोशिका भित्ति को बनाती है। अब आगे बात करते हैं कि ऐसे पौधे या ऐसे जीव जिनके चारों तरफ कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है और उनके अंदर हरित लवक की अनुपस्थिति के कारण वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा वो क्या करेगा? या तो दूसरों से खाएगा। अब दूसरों से खाएगा तो जीवित से खाएगा या मृत से खाएगा? अगर जीवित जीव से भोजन ग्रहण कर रहा है तो परजीवी, और मृत से ले रहा है तो मृतोपजीवी। इसके अलावा एक टर्म और होती है, हाइपर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब परजीवी, और हाइपर पैरासाइट मतलब परजीवी के ऊपर भी जीवन जीने का काम करता है। एक रोग आपने सुना होगा, किट। किट का रोग क्या होता है? किट रोग होता है ज्यादातर गेहूं वगैरह में देखने को मिल जाता है। ये इंडिया में सबसे ज्यादा बर्बादी करी किट रोग ने, लेकिन अब नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि किट रोग पर सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है वो प्रोफेसर केसी मेहता जी का रहा है। केसी मेहता जी ने सबसे ज्यादा किट पर काम किया और भारत से किट का सफाया कर दिया एक तरीके से। अब बात करें इस पौधे के अंदर क्या होता है। ये पौधे जो है ग्रैमिनी, ग्रैमिनी मतलब पोएसी कुल, पौधों के कुल जो होते हैं, है ना। तो कुल की बात करें तो ग्रैमिनी कुल के पौधों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। गेहूं की सबसे ज्यादा बर्बादी करी किट ने। पक्सिनिया ग्रैमिनेलिस इसका कवक वो है। किट तो रोग का नाम है और ये फैलता किसकी वजह से? पक्सिनिया की वजह से। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पक्सिनिया ग्रेमिनेलिस और भी होती हैं कई जातियां। तो पक्सिनिया की वजह से क्या होता है, जब ये पौधों के ऊपर अटैक करता है तो जो गेहूं की पत्ती है उसमें धीरे धीरे ऐसे धारियां आ जाती हैं, स्ट्रिप बन जाती है, और उस स्ट्रिप का कलर अलग अलग होता है। किसी में या तो नारंगी होगा, काला होगा, या पीला भी होता है, ठीक है। गन्ने में होता है वो लाल रंग का होता है, वो रेड रस्ट होता है। कुल मिला के किट हिंदी में कहेंगे और अंग्रेजी में से कहते हैं रस्ट, रस्ट डिजीज। रस्ट को रोग को कौन फैला रहा है? पक्सिनिया। ये अपने आप में एक परजीवी है जो जीवित जीव के ऊपर है। इसके ऊपर भी एक जीव होता है जो इसको खाने का काम करता है, एंड्रिका। ठीक, सॉरी एंडरलूका। एंडरलूका एक ऐसा कवक है
जो इस परजीवी के ऊपर भी परजीवी है, यानी आप इसको शुद्ध भाषा में साधारण तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। आपको पता होगा अमरबेल एक पौधा होता है, जो क्या करता है किसी भी पौधे के ऊपर पहुंच जाएगा, उसमें अपने हॉस्टोरिया मतलब चूषक अंग डाल देगा उसके स्टोमेटा के अंदर, रंध्र के अंदर, और उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी बन रहा है कार्बोहाइड्रेट उसे खुद खा जाएगा। अब खुद खा जाएगा, सोचो कि कोई ऐसा जीव हो जो समरबेल को भी खा जाए। ठीक वही स्थिति यहाँ पर होती है कि किट्ट तो खा रहा है गेहूं को, और गेहूं को खाने वाले किट्ट को भी कोई और खा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से तो इस तरीके से कवकों के अंदर भोजन के कई प्रकार होते हैं, परजीवी और परापरजीवी और मृतोपजीवी। ठीक, तो ये तो हो गया उसके भोजन के प्रकार। भोजन कैसे ग्रहण करेगा वो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं आवास कहाँ कहाँ मिलेगा। देखो कल आपको बताया था, वैसे तो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब होता है जल थल नभ, ब्रह्मांड में सब जगह। ऐसा नहीं है कि ये सभी जगह मिलेगा, जो मृदा में रहे वो मृदावासी हो गया। दूसरा स्थल या फिर उसे स्थलीय कहेंगे। लेकिन जो कहा जाता है कि कुछ कवक जलीय कवक होते हैं, तो जलीय कवक का मतलब ये नहीं है कि वो बहते हुए पानी में होंगे या रुके हुए पानी में होंगे, समंदर में आपको कवक मिले ऐसा नहीं है। ये कवक मिलते हैं नम स्थान पर, यानी कि ये सूखी मृदा में नहीं रह सकते हैं, जहां पर जल की उपस्थिति है उस नमी वाली मृदा के अंदर रहते हैं। तो मृदा वाले हो गए, जलीय हो गए। इसके अलावा वायु में उड़ते हुए इसके बीजाणु पाए जाते हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं कि कवक कहीं भी उग जाते हैं। कहीं भी का मतलब जहां का वातावरण इनके लिए सुटेबल होगा, जहां का वातावरण इनके अनुकूल होगा, वहीं पर ये रह लेते हैं। तो आवास के बाद अब अगला आता है भोजन। हमने पढ़ ही लिया कैसे खाते हैं। अब खाने के तरीके भी होते हैं। खाने के तरीके क्या होंगे? या तो सीधे जाकर के किसी भी जीव के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाएंगे। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कंपटीशन के लेवल की भी होती है, कोरम सेंसिंग बोलते हैं इसको। कोरम सेंसिंग का मतलब है जैसे कि हवाई जहाज लैंड करता है ना जमीन पर या अपने पाथवे पर, ठीक वैसे ही ये जो कवक है ये भी उड़ता हुआ आता है, और परपोषी जो इसको पोषण दे रहा है उसकी कोशिका के अंदर जाएगा, और जहां छिद्र होंगे वहां पर जाकर के, अब देखो भाई सीधी सी बात है, हमारे शरीर पर कोई भी अटैक करेगा तो हमारा शरीर चुप तो बैठेगा नहीं। हमारी जो कोशिकाएं हैं त्वचा की, वो भी कुछ ना कुछ श्रावण करेंगी, कोई ना कोई रसायन ऐसा भेजेंगी जिससे जो कीट आ रहा है या कोई भी जो जीव आ रहा है उसका नुकसान हो सके। ठीक ऐसे ही पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। तो जिस परपोषी पर ये जाकर के अपना काम चलाने वाले हैं, अपना भोजन ग्रहण करने वाले हैं, उसके उसके द्वारा जो विपरीत वातावरण बनाया गया है उससे खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर एक लेयर बनाते हैं, बायोफिल्म बोलते हैं। कोई भी जीव हो, सूक्ष्म जीव, वो अपने चारों तरफ एक फिल्म बनाता है, उसे कहते हैं बायोफिल्म। और बायोफिल्म बनाने के बाद ये कुछ दिन उसी में रहता है। जब ये देखता है कि हाँ अब परपोषी ने कुछ भी भेजना बंद कर दिया मेरे लिए, अब मेरे लिए रास्ता साफ है, मैं अंदर जा सकता हूँ, तो ये भी रसायन स्रावित करेंगे, यहाँ रास्ता बनाएंगे, और उसके बाद इस परजीवी के अंदर परजीवी नहीं, परपोषी, परपोषी के अंदर पहुंच जाएंगे और अपना भोजन वगैरह बनाना शुरू करेंगे। तो ये प्रोसेस जो होती है वो कोरम सेंसिंग की बोली जाती है, यानी सेंसिटिविटी। अब बात करते हैं कोरम सेंसिंग के बाद, यानी कि किसी के ऊपर लैंड करेगा और लैंड करने के बाद वहां पर पेनेट्रेट करेगा। पेनेट्रेट का मतलब अंदर अंतःरोपण करना, अंदर एंट्री करना। अब उसके बाद आगे आता है एंट्री करने के बाद क्या होगा, एंट्री कैसे होगी। कवक कैसे कैसे होते हैं, कुछ होते हैं एक कोशिकीय, कुछ होते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब बहुत सारी जिनमें कोशिकाएं होंगी। अब एक कोशिकीय का नाम तो सीधी सी बात है यीस्ट है। अब बात करें बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय में बहुत सारे आ जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इनके बहुत सारे एग्जांपल्स है, पक्सिनिया है ना। कल भी बताया था आपको, एक पहली एंटीबायोटिक बनाई थी, किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली थी। उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी कल। अब बात करें यहाँ एक कोशिकीय है तो उसका तो कोई हिसाब किताब है नहीं है, एक कोशिकीय है तो उसके तो एक कोशिकीय ही लिखेंगे, उसके लिए कोई विशेष टर्म नहीं होती है। अच्छा, इनकी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं तो संरचना को क्या कहते हैं? थैलस। थैलस का मतलब सूकाय, सूकाय का मतलब ऐसा जीव जिसमें जड़ तना पत्ती जैसी कोई ब्रांचिंग वाली व्यवस्था नहीं है। आप उसको अलग अलग तरीके से बता नहीं सकते। जैसे आपको बोले आम का पौधा, तो आपने दिमाग में सोचा तो आपको क्या क्या दिखाई देगा?
उसके बारे में सोचोगे तो जड़ है, तना है, पत्तियाँ हैं, ब्रांचें हैं उसकी, है ना, टहनियाँ हैं, फल है, फूल है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ आपसे कहा जाए, आप सोचो किसी धागे के बारे में, तो धागे के बारे में तो आप पता ही नहीं लगा सकते हो, कहाँ से शुरू है, कहाँ पर खत्म है, क्या इसकी ब्रांचिंग वगैरह है। तो वो हो गया सूका यानी थैलस, यानी बाहर की उसकी संरचना। एक कोशिकीय भी होते हैं, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, अब बहुकोशिकीय जो होते हैं, इन बहुकोशिकीय कवकों की संरचना में खास बात यह है कि एक धागे जैसी संरचना बना देते हैं, और उस एक धागे जैसी संरचना को, एक को कहते हैं हाइफी। हाइफी जब बहुत सारी, अब इसके अंदर केंद्रक है, अगर हर कोशिका में एक एक केंद्रक है तो उसे बोलेंगे एक केंद्रकी। अगर कोशिकाओं के अंदर दो दो केंद्रक हैं, या एक कुछ कोशिकाएं हैं जिसके अंदर दो केंद्रक है, तो ये हो गया द्विकेंद्रकी। लेकिन ऐसा हो कि इस हाइफी के अंदर इन कोशिकाओं के बीच में कहीं कोई पट है ही नहीं, पट मतलब दरवाजा होता है ना जैसे, यानी कि अलग अलग इनको सेपरेट करने, अलग अलग करने के लिए कोई संरचना है ही नहीं, पूरा का पूरा एक ही है, एक ही धागा है और उसमें ये केंद्रक फैले हुए हैं। तो ये बहुत सारे केंद्रक क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। तो सम्मिलित से निकाला संघ और केंद्र की। संकेंद्रकीय, संकेंद्रीय या संकेंद्रकीय एक ही बात है। संकेंद्रीय को ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक अवस्था, देखिए द्विकेंद्र की अवस्था अलग है और सिनोसाइटिक अवस्था अलग है। सिनोसाइटिक का मतलब है जहां हाइफी के अंदर, यानी कि इस कवक के जो जाल है, जो संरचना है, इसके अंदर कहीं कोई पट नहीं है। जब पट नहीं है तो सभी केंद्रक एक जैसे दिखाई देंगे, पूरी की पूरी हाइफी ही एक पूरी कोशिका के रूप में दिखाई दे सकता है। ऐसा होता है किसमें, फाइकोमाइसिटीज। फाइगोमाइसिटीज आगे हम पढ़ेंगे कि फाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज वगैरह अलग अलग क्या होती है, वर्गीकरण के आधार पर उनकी क्लास वर्ग होती है। ठीक, तो हाइफी तो हो गया एक थ्रेड, एक धागे जैसी संरचना। अगर दो हाइफी जुड़ जाए, तीन चार हाइफी आपस में ऐसे जुड़ जाए, ये जुड़ गया, आगे फैलता चला गया, ये यहाँ से फिर और फैल गया, तो इस फैलने के बाद इस संरचना को क्या कहें, बहुत सारे हाइफी इकट्ठे हो गए, है ना, दो से या ज्यादा होंगे तो बहुवचन को कहते हैं हाइफा। और हाइफा के बाद, हाइफा हो गया बहुवचन, एक हो गया हाइफी, बहुवचन हो गया हाइफा, और सब बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और एक चटाई जैसी संरचना बना ली, आपस में उलझे हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे माइसीलियम। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोशिका होती है, कोशिका मिलके ऊतक बनाते हैं, ऊतक तंत्र, अंग, अंग तंत्र, शरीर। ठीक वैसे इनके क्या होता है, हाइफी, हाइफा और माइसीलियम। अब बात करें माइसीलियम की, भी संरचना में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। यानी सारे माइसीलियम कहीं होता है लूज कंडीशन में, यानी खुले हुए, जैसे अभी इसके बीच में या बहुत सारा स्थान बाकी है। कुछ ऐसे भी माइसीलियम होते हैं जो बहुत ही ज्यादा उलझे हुए होते हैं और उलझ करके एक दूसरे के साथ ऐसे कॉम्पैक्ट संरचना बना लेते हैं। कभी ध्यान दिया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। कई बार खेतों में क्या होता है, गेहूं की फसल होने के बाद ऐसे ही, कई बार गेहूं किसी का खराब हो गया, उसके बाद कई बार ऐसे काले रंग की इतनी बड़ी संरचना, इतने आकार की, लगभग उंगली के आकार की इतनी बड़ी संरचना होती है, काले रंग की, बहुत ही गहरी और कठोर दिखाई देती है, उसको बोलते हैं स्क्लेरोटियम, सॉरी स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम क्या करता है, ये माइसीलियम ही है, ये छुपा हुआ रहेगा कब तक, फसल चक्र क्यों अपनाया जाता है, इसीलिए। मान लीजिए आपने एक पौधे की फसल कर ली, इस बार गेहूं कर लिए, गेहूं में रोग लग गया, या कुछ पौधे ऐसे थे जो रोग वाले थे, आपको ध्यान नहीं दिया, अच्छा अच्छा काट लिया, बाकी वही छोड़ दिया, या नहीं ध्यान दिया, खेत के अंदर ये काले रंग की संरचनाएं पड़ी हुई हैं। अब अगर आप अगली बार फिर से ग्रेमिनी का, यानी कोई धान्य फसल जैसे चावल वगैरह है, उसको उगाओगे, तो हो सकता है उसमें फिर से रोग उत्पन्न हो जाए, पूरी की पूरी फसल हो सकता है खराब हो जाए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अगली बार सब्जियों वाली खेती करनी चाहिए, क्योंकि सब्जियों पर फिर ये अटैक नहीं कर पाएगा। देखो एक लिमिट होती है सबकी, जो पौधे जो कवक या जो पैथोजन, पैथोजन मतलब रोग कारक, अब वो जीवाणु, विषाणु, कवक कुछ भी हो सकते हैं, जो भी जीव एक प्रकार के पौधों को रोग उत्पन्न कर रहे हैं, वो दूसरे प्रकार के पौधों में रोग उत्पन्न करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, हर किसी की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो अब इनकी भी कैपेसिटी है,
इसलिए गेहूं के पौधों में ज्यादातर देखने को मिल जाता है काले रंग की संरचना होती है, इसे स्क्लेरोशियम कहते हैं, या वैसे कहो आप बहुत सारे तो स्क्लेरोटिया बोलते हैं। अब स्क्लेरोशियम जो है, अब इस स्क्लेरोशियम के अंदर संरचना को अगर हम खोल के ज्यादा देखें तो ये करता क्या है, इसके बाहर की तरफ संरचना और अंदर की तरफ संरचना, यानी बाहर जो माइसीलियम है वो बहुत ही ज्यादा आपस में उलझा हुआ गुथा हुआ होता है। तो गुथी हुई संरचना है जब, तो इसे बोलेंगे वल्लकुट। और जहां माइसीलियम यहाँ भी है लेकिन कैसा है, कम उलझा हुआ है, कम गुथा हुआ है, बीच में स्पेस है, हल्का है, थोड़ा ढीला ढाला है, तो उसे बोलते हैं मेड्यूला, सॉरी मेड्यूला। और ये होता है इंग्लिश में कॉर्टेक्स। तो ये हो गया स्क्लेरोशियम, यानी कि हो सकता है कि कॉम्पैक्ट कंडीशन में गुथा हुआ हो या लूजली हो। ठीक, अब ये हो गया स्क्लेरोशियम के अलावा माइसीलियम और भी कई तरीके का देखने को मिल जाता है। आपके कोर्स में 2 या 3 ही दे रखे स्क्लेरोशियम जो है, उनके साफ साफ प्रकार जो दे रखे हैं। स्क्लेरोशियम हो गया एक, तो जिससे क्या है, कवक जाल कहीं पर गुथा हुआ होता है, कहीं पर गुथा हुआ नहीं होता है। और दूसरी चीज जो एक दो दे रखी है आपके में स्क्लेरोशियम के अलावा, वो दे रखा है प्रोजेनकाइमा एंड स्ट्रोमा के आधार पर दे रखा है। ठीक है, प्रोजेनकाइमा और सूडोपेरेनकाइमा, यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं है, इसमें बस इतना होता है कि एक जब इस तरीके से है जिसमें दोनों ही प्रकार पाए गए, मतलब कॉम्पैक्ट भी है और उसमें लूज भी है, तो वो तो स्क्लेरोशियम की संरचना हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, माइसीलियम इस तरीके से गुथा हुआ होता है और ऐसा देखने में आभास होता है जैसे कि आप किसी पौधे की संरचना देख रहे हैं। पौधे की संरचना का मतलब होता है मृदुतक की संरचना आपको देखने को मिल रही है। मृदुतक पता होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा तो वो पौधों के अंदर, मतलब हरे पौधों के अंदर पाए जाने वाला, जिसमें कोशिकाओं का आकार लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत स्पेस भी होता है, और इसके अलावा वो क्या करते हैं, हरित लवक की वजह से भोजन का निर्माण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, वो मृदुतक का होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो भोजन बना ही नहीं सकता। तो इसे हम फिर क्या बोलते हैं, स्यूडो पेरेनकाइमा। इसमें स्यूडो में पी साइलेंट रहता है, ऐसे ही लिखा जाता है इसको। ये हो गया स्यूडो पेरेनकाइमा, यानी कि आभासी मृतूतक। शूडो मतलब होता है झूठा, अब झूठा तो नहीं लिखेंगे साइंस में, आभासी कह देते हैं, आभासी मृदुतक जैसा दिखाई देता है। ये हो गया शूडो पेरेनकाइमा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों ही संरचनाएं एक ही में दिखाई दे गई, तो बाहर से इस संरचना को देखोगे तो इस संरचना को आप कहोगे स्क्लेरोशियम। लेकिन ऐसा हो ये एक लूज है, बहुत ही ज्यादा लूज कंडीशन में, केवल लूज ही लूज, मेड्यूला है ही मेड्यूला ही मेड्यूला, कॉर्टेक्स वाली कंडीशन नहीं है, तो वो हो जाएगा प्रोजेनकाइमा, या प्रोजेनकाइमा कहो उसको, या फिर आप उसको क्या कहोगे, दीर्घ ऊतक। ठीक, उसे बोलेंगे हम रीजन, अच्छा, रिजाइन कर लीजिए आप, ठीक।